हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणाएं लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। चलिए पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है बोहर के परमाणु मॉडल पर। बोहर का परमाणु मॉडल। तो चलिए बच्चों, पहले हम बोहर का परमाणु मॉडल लिख लेते हैं और उसके बाद हम हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमित करेंगे। बच्चों, बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य तीन अभिग्रहित हैं, तीन अभिधारणाएं हैं मुख्य। पहला अभिधारणा या पहला अभिग्रहित, बोर का पहला अभिग्रहित, कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। प्रत्येक परमाणु की कुछ निश्चित स्थायी अवस्थाएं हैं जिसमें यह रह सकता है और प्रत्येक संभव अवस्था में कुल ऊर्जा निश्चित होती है। इन संभावित अवस्थाओं को परमाणु की स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ये मान लीजिए नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहां पे बात हो रही है कुछ ऐसे कक्षाओं की कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं जिनमें वे किसी भी प्रकार का विकिरण उत्सर्जित नहीं करते। इन्हें हम अविकिरण कक्षाएं कहते हैं या स्थायी कक्षाएं कहते हैं या स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। तो बच्चों, ये है बोर का पहला अभिग्रहित। अब आते हैं हम दूसरे अभिग्रहित पर। बोर का दूसरा अभिग्रहित। इस अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात L बराबर NH/2 पाई, जहां पर n का मान है 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है। और बच्चों, ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या। n है यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या। कोणीय संवेग जिसे हम MVR भी लिख सकते हैं, ये होना चाहिए h/2 पाई का पूर्ण गुणज। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि बोर के दूसरे अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जहां पर उसका कोणीय संवेग क्वांटीकृत हो। ठीक है बच्चों, क्वांटीकृत। किसका क्वांटीकृत होना चाहिए, यानी कि दूसरा अभिग्रहित जो है वह कोणीय संवेग को क्वांटीकृत बता रहा है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज। चलिए अब हम आ जाते हैं बोर के तीसरे अभिग्रहित पर। देखिए बच्चों, तीसरा अभिग्रहित क्या कहता है। इस अभिग्रहित में परमाणु सिद्धांत में प्लांक तथा आइंस्टाइन द्वारा विकसित क्वांटम परिकल्पनाओं को समाविष्ट किया गया है। इसके अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन अपने विशेष रूप से उल्लिखित अविकरणीय कक्षा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है। जब यह ऐसा करता है तो एक फोटॉन उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। चलिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दो कक्षाएं, ये रही पहली कक्षा और ये रही दूसरी कक्षा, ये नाभिक रहा बीच में। मान लीजिए कि अभी इलेक्ट्रॉन अपने इस अविकरणीय कक्षा, अपनी स्थायी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन
अपनी स्थायी अविकर्णी कक्षा से संक्रमण करेगा। पहले बच्चों हम यहां ले लेते हैं क्योंकि उच्च से निम्न में आता है। तो ये हमने बना लिया कि इलेक्ट्रॉन अपने इस अविकर्णी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, और जब तक इस अविकर्णी कक्षा में परिक्रमा करेगा किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं करेगा, और इस कक्षा में रहते हुए उसका कोणीय संवेग क्या है बच्चों, क्वांटीकृत है या दूसरा विग्रहित है। अब देखिए, जब वह इस अविकर्णी कक्षा से संक्रमण करेगा यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर में कूदेगा, तब वह विकिरण का उत्सर्जन करता है, तब वह फोटोन का उत्सर्जन करता है। और यहां पे जो फोटोन उत्सर्जित करेगा उसकी ऊर्जा hν बराबर इन दोनों ही ऊर्जा स्तरों का अंतर होगी। मान लीजिए पहले वो E2 पे था और E2 से E1 पे आया, तो E2 से E1 पर आने पर वह जो फोटोन उत्सर्जित करेगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, इन दोनों ऊर्जा स्तरों का अंतर होगी या अंतर के बराबर होगी। तो उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति कितनी हो जाएगी बच्चों, निम्न व्यंजक द्वारा दी जाएगी, hν बराबर E2 माइनस E1। ये है बोर के परमाणु मॉडल का तीसरा अभिग्रहित। तो बच्चों हमने 3 अभिग्रहित लिख लिए हैं परमाणु के लिए। बोहर की 3 अभिधारणाएं। पहला, बोहर का पहला अभिग्रहित जो स्थायी कक्षा की बात करता है। दूसरा अभिग्रहित जो कोणीय संवेग को क्वांटीकृत बताता है। और तीसरा बच्चों बताता है कि जो विकिरण उत्सर्जित होगा उसकी आवृत्ति, ये आवृत्ति प्रतिबंध है बच्चों। चलिए अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न के अगले भाग पर, जहां हमें हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निर्मित करना है। तो चलिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि देखिए हाइड्रोजन परमाणु में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इस Rn त्रिज्या वाले कक्ष में मान लेते हैं कि Vn चाल से घूम रहा है, तो और उसका द्रव्यमान m है। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और वह Rn त्रिज्या वाले कक्ष में Vn चाल से घूम रहा है। और चूंकि ये नाभिक होगा और हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बस। तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, यहां पे हम प्रोटॉन को दिखा देते हैं। प्रोटॉन पे उतना ही आवेश होता है बच्चों, बस वर्धन आवेश होता है। तो अब देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, एक वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, तो यहां पर चाहिए होगा एक अभिकेंद्र बल, क्योंकि बिना अभिकेंद्र बल के तो वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो बच्चों यहां पे बात हो रही है अभिकेंद्र बल कितना चाहिए होगा। अभिकेंद्र बल हम जानते हैं, अभिकेंद्र बल Fc बराबर हो जाएगा mv का वर्ग बटे r। यहां पे n और n लगा देंगे हम। अब देखिए बच्चों, यह अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, यह अभिकेंद्र बल मिलेगा नाभिक में जो हमारा प्रोटॉन यानी कि जो धनावेश है और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, वहां से मिलेगा यह अभिकेंद्र बल। यानी हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल Fe बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो यहां पे E बटे Rn का वर्ग, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, विशेष रूप से हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो यहां पर Fe बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग बटे Rn। चलिए बच्चों, यहां पर Fc और Fe बराबर होंगे, यहां पर Fc और Fe बराबर होंगे, क्योंकि बच्चों नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही यहां पर क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो यहां से mvn का वर्ग बटे Rn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग बटे Rn का वर्ग। और बच्चों अगर हम बात करें बोर के क्वांटमीकरण प्रतिबंध यानी कि द्वितीय अभिग्रहित
तो द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार MVN यानी कि कोणीय संवेग h/2 का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो यहां से हम Vn का मान निकाल लेंगे, तो Vn बराबर मिलेगा NH/2πmRn, और इसे अगर हम समीकरण 1 देते हैं तो इसे हम समीकरण 2 दे देंगे। अब हम समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यानी हम Vn का मान यहां रख देंगे, तो हमें मिलेगा M/Rn NH/2πmRn, और ये उसका वर्ग बराबर 1/4πε0 E का वर्ग बटे Rn का वर्ग, और ये हो जाएगा MN का वर्ग H का वर्ग बटे 4π का वर्ग M का वर्ग Rn का घन हो जाएगा 1/4πε0 E का वर्ग बटे Rn का वर्ग। तो ये हमें मिल रहा है MN का वर्ग H का वर्ग भागित 4π का वर्ग M का वर्ग Rn बराबर E का वर्ग बटे 4πε0। यहां से हमने Rn और Rn को काट दिया बच्चों। तो अब यहां से हमें Rn का मान मिल जाएगा, Rn बराबर मिल जाएगा MN का वर्ग H का वर्ग भागित 4π का वर्ग M का वर्ग E का वर्ग गुणा 4πε0। तो इसे जब हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा ε0 n का वर्ग H का वर्ग भागित πmE का वर्ग। बच्चों, ये है बोर की किसी स्थायी कक्षा की त्रिज्या, और यहां से हम देख सकते हैं कि Rn समानुपाती है n के वर्ग का, यानी कि बोर की किसी भी स्थायी कक्षा की त्रिज्या n² के अनुपाती होती है। अब बच्चों, यहां पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, तो हम यहां पर प्रथम कक्षा के लिए क्या करेंगे, प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए n बराबर 1 रख देंगे। तो जब हम n बराबर 1 रखेंगे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा R1 जो कि होगा ε0 H का वर्ग भागित πmE का वर्ग। और बच्चों, इसे ही हम कहते हैं बोहर त्रिज्या, जिसे हम दिखाते हैं A0 से। तो यही है बोहर त्रिज्या, ε0 H का वर्ग बटे πmE का वर्ग। बोहर त्रिज्या ही है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या। तो चलिए बच्चों, यह प्रश्न यहां पर हल हुआ। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।